नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर होने वाले लोकसभा उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस काउंटडाउन के तहत 2 सीटों पर 5 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया। लड़ाई बिल्कुल आर पार की नजर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ की, जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव को सपा ने उम्मीदवार बनाया, जो कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, जबकि उनके सामने बीजेपी ने अपने तरकश से पुराना तीर यानी कि सुपरस्टार भोजपुर सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ को ही मैदान में उतारा। आपको बता दें, दिनेश लाल निरहुआ ने पहले भी अखिलेश यादव के विरुद्ध चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। तो वहीं रामपुर सीट की अगर बात की जाए तो रामपुर सीट से दोनों के प्रत्याशी आमने सामने देखने को मिल रहे हैं, जिसमें भाजपा ने घनश्याम सिंह लोधी को चुनावी रण में झोंका है, तो सपा की तरफ से आजम खान के चहीते करीबी आसिम रजा को मौका मिला है। तो अब बात रामपुर लोकसभा सीट की करते हैं, जहां पर उपचुनाव में उम्मीदवारों को लेकर तमाम अटकलीबाजी चल रही थी। इस पर विराम लगाते हुए समाजवादी पार्टी के ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। अब तक सपा से नाराज बताए जा रहे आजम खान ने ही उम्मीदवार के नाम की घोषणा की और कहा कि उनके पुराने साथी आसिम रजा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐलान के बाद इस सीट पर 2 उम्मीदवारों में सीधी लड़ाई है। आसिम रजा के सामने बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी मैदान में। उनका नामांकन कराने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी खुद पहुंचे हुए थे। आपको बता दें, मुख्तार अब्बास नकवी पहले भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और विजयी भी हुए थे। हालांकि इस बार मुख्तार अब्बास नकवी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, लेकिन नामांकन में जरूर शरीक हुए हैं। एक बार आजमगढ़ के लिए सोचिए और आपने सबको मौका दिया, एक मौका हमको भी दे के देखिए। अगर इन 2 साल बचा है, 2 साल में अगर मैं अच्छा नहीं करूंगा तो आप बदल दीजिएगा। 2 साल बाद तो चुनाव होने वाला ही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने कमल खिलाया तो माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की जो सरकारें चल रही है राज्य में और केंद्र, आजमगढ़ को हम लोग चमका देंगे। इसमें कोई मुझे पूरा यकीन है कि आजमगढ़ के लोगों ने, जैसा मैंने कहा, कि हमेशा समाजवादी ताकतों को मौका दिया है। इस उपचुनाव में भी ऐतिहासिक तौर पे समाजवादी पार्टी को लोग ताकत देंगे और ये लोग जो झूठ की बुनियाद पे राजनीति कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि बेरोजगारी के नाम पे उठाइए, महंगाई के नाम पे देखिए, गरीबों की आमदनी दूनी करने के नाम पे देखिए, राशन के नाम पे कैसा सौतेला व्यवहार हुआ। महंगाई कब बढ़ाई जाती है, कब घटाई जाती है, जनता बेहतर तरीके से जानती है। और आजमगढ़ के बारे में तो मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, यहाँ के हजारों नौजवान जो हमारे साथ पढ़ते थे, उनका मानना था और कहना था कि आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा देश की राजनीतिक दिशा को बदला है। जो मुद्दे समाजवादी पार्टी के रामपुर में रहे हैं, रामपुर की तरक्की, विकास, आपसी भाईचारा, रामपुर का अच्छा माहौल, रामपुर को एक पुरअमन शहर बनाना, जैसे आजम खान साहब ने बनाया है अब तक। अब जो कमियां आई हैं दरमियान, उसको भी दूर किया जाएगा। हमारी कोशिश रही है समाजवादी पार्टी की, आजम खान साहब की, कि रामपुर एक अच्छा और मिसाली शहर बने। नामांकन के दिन मेरे साथ जो भी हमारे कार्यकर्ता आए, जो भी हमारे नेता हैं, उन्हें सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसी कड़क गर्मी में मेरे साथ सब लोगों ने सहयोग किया और मुझे आशीर्वाद देने में मुझे आए यहाँ पर। और रही बात विकास की, मैंने पहले भी सबका विकास किया था, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मैंने कभी पक्षपात नहीं किया। आने वाले समय में भी सबको साथ लेके चलूँगा। वहीं उत्तर प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विधान भवन में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संयुक्त सदन को संबोधित करते नजर आए। इस आयोजन में आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर इसको किया गया। सदन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया और इस दौरान संयुक्त सदन को संबोधित भी किया। वहीं आप सबके यशस्वी पूर्ववर्ती आते जाते थे। आपके उन पूर्ववर्ती जनप्रतिनिधियों में आजादी के पहले वर्ष 1937 तथा 1946 में गठित दोनों विधानसभाओं के अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन से लेकर
गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर संपूर्णानंद, सुचेता कृपलानी, चंद्रभानु गुप्त, चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा कल्याण सिंह जैसी दिवंगत विभूतियां शामिल हैं। इस क्रम में मुलायम सिंह यादव जी और बहन मायावती जी की भूमिकाएं भी उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने वर्षों तक इस राज्य को कुशल नेतृत्व प्रदान किया तथा जिनका राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रव्यापी राजनीति के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के लिए इससे बढ़कर गर्व की बात क्या हो सकती है कि इस राज्य से लोकसभा के लिए निर्वाचित सांसदों में से 9 प्रधानमंत्रियों ने अब तक देश को नेतृत्व प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू के रूप में देश को पहला प्रधानमंत्री तथा इंदिरा गांधी के रूप में प्रथम महिला प्रधानमंत्री देने का गौरव भी उत्तर प्रदेश को ही जाता है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के माननीय सदस्यों के लिए आज गौरव का क्षण है। महामहिम राष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति एवं उनका संबोधन माननीय सदस्यों के लिए प्रेरक और मार्गदर्शक है। इस पुनीत अवसर में देश के स्वाधीनता संग्राम में अपने आप को आहूत करने वाले तथा देश के नेतृत्व देने वाली सभी महान विभूतियों के चरणों में आदरपूर्वक नमन करती हूँ, उन्हें कोटि कोटि वंदन करती हूँ। देश के प्रधानमंत्री को शोभित करने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, चौधरी चरण सिंह जी, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी इसी विधानमंडल के माननीय सदस्य रहे हैं। भारत के साथ शायद ही किसी राज्य के विधानमंडल में देश को 3-3 प्रधानमंत्री दिए हों। जनवरी 2013 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उत्तर सती रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर 8 जनवरी 2013 को तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी ने विधानमंडल के पूर्व और वर्तमान मान्य सदस्यों को संबोधित किया था। आजादी की कुर्बानी में वतन शमा के परवाने जलते रहे थे भरी जवानी में। अशफाकुल्ला खां भगत सिंह ने जोड़े प्रेस कहानी में, तब अंग्रेज गया भारत से आग लगाकर पानी में। समाजवादी सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में आमूलचूल सुधार किए गए। इस अवसर पर उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना जरूरी है, जिनके त्याग और बलिदान के फलस्वरूप हम आज विधानमंडलों में अपने राज्यों के लिए कानून बनाने की स्थिति में हैं। वहीं आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से बीते 2 वर्षों से हज यात्रा पर लगी रोक हटने के बाद अब हज पर जाने वालों की भीड़ उमड़ रही है। उत्तर प्रदेश के काफी हज यात्री तो नई दिल्ली से जाएंगे, लेकिन 377 हज यात्रियों का जो पहला जत्था है आज लखनऊ से रवाना हो गया। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी और राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने हज यात्रियों का पहला ग्रुप रवाना किया। ये यात्री 15 जून तक लगातार उड़ान भरेंगे। लखनऊ से कुल 4,901 यात्री हज के लिए जाने वाले हैं। आपको बता दें कि देश में सर्वाधिक यात्री उत्तर प्रदेश से हज यात्रा करने के लिए जाएंगे। इस बार उत्तर प्रदेश को हज यात्रा के लिए 12,000 लोगों का कोटा मिला है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी फतेहपुर से। तिलक समारोह में जमकर मारपीट हुई है। खाना और डांस को लेकर जमकर बवाल हुआ। मारपीट का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। हुसैनगंज के बैरुई गांव का ये पूरा मामला है, जहां का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख पाएंगे। सोचिए, एक पिता पूरे जीवन की कमाई खर्च कर देता है और इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो वाकई हृदय विदारक होती हैं। हुसैनगंज के बैरुई गांव का ये पूरा मामला, जहां पर खाना और डांस इन जैसी छोटी चीजों के लिए तिलक समारोह में मारपीट हो गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से सदस्यता से निष्कासित किए जाने का देवबंदी उलेमा ने स्वागत किया है। इस्लामिक विद्वान कारी
इशहाक गोरा ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि किसी को भी दूसरे धर्म के पैगंबर के खिलाफ बोलने का हक नहीं। अगर प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करा दें तो उनके सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का नारा सत्य होता नजर आएगा। सबका विकास और सबका विश्वास, ये लफ्ज सबका विश्वास, मगर नुपुर शर्मा के बाद और नुपुर शर्मा जैसे और वाकयात के बाद लोगों में मायूसी देखने को मिली। बहरहाल पार्टी ने यह बहुत अच्छा कार्य किया है कि निलंबित किया। मैं समझता हूं कि पार्टी को कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। अगर पार्टी की जानिब से नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है तो मुझे लगता है कि लोगों के मन में जो प्रधानमंत्री का नारा है लफ्ज विश्वास का, ये और मजबूत होगा। यह मुल्क अनेक अनेक धर्म के लोगों का मुल्क है। यहाँ पर अनेक अनेक धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि किसी की मज़ाहिब पर अपशब्द का इस्तेमाल किया जाए या किसी के पैगंबर की तौहीन की जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ स्थित सरकारी आवास में फिल्म अभिनेता अनुपम खेर और स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज से शिष्टाचार मुलाकात करी। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर हिंदी सिनेमा के शानदार और दिग्गज कलाकारों में से एक माने जाते हैं। वो अपने अभिनय से ढेरों हिट फिल्मों में सुर्खियां बटोर चुके हैं। अनुपम खेर ने रविवार से अपनी 525वीं फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया। अनुपम खेर कश्मीर 2 की शूटिंग में लखनऊ आए हुए थे और सीएम योगी से मुलाकात भी की। आपको बता दें कि अनुपम खेर ने 1984 की फिल्म सारांश से अपने करियर की शुरुआत की। तो वहीं हापुड़ में फैक्ट्री में आग से 13 कर्मचारियों की मौत के मामले के बाद डीएम मेघा रूपम ने सख्त कार्रवाई की है। धौलाना क्षेत्र की सभी फैक्ट्रियों की जांच के लिए 10 सदस्यीय टीम गठित की गई। डीएम ने टीम के साथ 23 फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया। इस दौरान 10 फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री को ताला लगाकर रफू चक्कर नजर आए। तो वहीं बिना मानकों के चल रही 2 फैक्ट्रियों को सील किया गया। 8 फैक्ट्रियों को मानक के अनुरूप कार्य करने के नोटिस भी जारी हुए हैं। 2 फैक्ट्री निर्माणाधीन और 1 फैक्ट्री खाली मिली है। तो वहीं डीएम की इस कार्रवाई से फैक्ट्री संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम सामने आ गया। हाई स्कूल का रिजल्ट इस साल 77.47% रहा है। तो वहीं छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 71.12% रहा। तो वहीं छात्राओं ने करीबन 14% से ज्यादा 84.06% सफलता हासिल करी है। टिहरी गढ़वाल के सुभाष इंटर कॉलेज थौलधार के छात्र मुकुल सिलसवाल ने हाई स्कूल में टॉप किया है। मुकुल ने 99.00% अंक हासिल किए। तो उत्तरकाशी के आयुष अवस्थी ने, टिहरी के आयुष जुयाल ने हाई स्कूल में 98.60% अंक अर्जित किए हैं। संयुक्त रूप से दूसरा स्थान दोनों ने ही अर्जित किया। तो वहीं बागेश्वर के मंडल सेरा की छात्रा रुबीना कोरंगा ने हाई स्कूल में उत्तराखंड में तीसरा स्थान हासिल किया। रुबीना का जो प्रतिशत रहा 98.40%, यानी कि 0.20% का अंतर रहा है इन तीसरी और दूसरी रैंकिंग के बीच में। तो वहीं 12वीं में हरिद्वार की दिव्या राजपूत ने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के सभागार में आज 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए और अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं को बधाई भी संप्रेषित की है। छात्रों के कठिन परिश्रम